पाकिस्तान में गृह युद्ध भयंकर रूप लेने वाला है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिलेंगी। साथ ही वहां पर भुखमरी, महंगाई, अत्याचार आदि हद से ज्यादा बढ़ने वाला है और यहीं से पाकिस्तान के खत्म होने की शुरुआत भी हो जाएगी। यानी कि भविष्य मालिका के अनुसार पाकिस्तान का अभी गोल्डन टाइम चल रहा था, बुरा समय तो अब आने वाला है। चाइना, ताइवान, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इन चारों फ्रंट पर 2024 में युद्ध होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, या कहें कि इनके बीच युद्ध स्टार्ट हो ही जाएगा। और जब यह युद्ध स्टार्ट होंगे तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध में कौन सा देश किस साइड रहेगा। जैसा कि आपको बता दूं कि तृतीय विश्व युद्ध में दो ग्रुप होंगे। कुछ देश पहले ग्रुप में रहेंगे तो कुछ देश दूसरे ग्रुप में रहेंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि जब तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट होगा तभी बहुत से देशों का असली सच सामने आएगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हो सकता है जिसे हम सबसे सच्चा दोस्त मान रहे हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। 2024 में भारत के अंदर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। इसमें कुछ लोग भारत के बाहर से आए हुए मुस्लिम आतंकवादी होंगे तो कुछ देश के अंदर के ही लोग होंगे जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। इस हमले में बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला अब नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि भारत पर जितनी भी बार हमला हुआ है वह अचानक ही हुआ है, क्योंकि आतंकवादी घात लगाकर बैठे रहते हैं और जैसे ही माहौल ठंडा पड़ता है वैसे ही हमला कर देते हैं। पाकिस्तान ने भी जितनी बार हमला किया है वह हर बार अचानक ही किया है, इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। 2024 में कोई ऐसी बीमारी भी आने वाली है जो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। 2024 में तानाशाही की वजह से बहुत से देशों में सरकार के खिलाफ आंदोलनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अफ्रीका में भूखमरी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया के बहुत सारे लोग इस वर्ष अपनी नौकरी खोने वाले हैं। भविष्य मालिका में बताया गया है कि सबसे पहले कृषि और कृषि पर आधारित लोगों पर मुसीबत आएगी। इसके बाद में व्यवसाय करने वाले लोगों पर मुसीबत आएगी, जिससे इंडस्ट्री खत्म होंगी। फिर इसके बाद में नौकरी पेशा वाले लोगों पर मुसीबत आएगी। यह सब कुछ दुनिया में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 में पूरी दुनिया में हिंदू सनातन धर्म का जागरण होगा। बहुत से देशों के अन्य धर्मों के लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों को मानने लगेंगे और सनातनी बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि 60 से 70% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से धर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इस बार भी नहीं होता है, और वह लोग यह भी सोचने लगेंगे कि उनके धर्म में जो कुछ भी बताया जाता है वह सही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग सनातन धर्म को अपना धर्म बना लेंगे। भारत और नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने का जो आंदोलन है वह और भी बड़ा रूप लेने वाला है। भारत में हथियार बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और पहले से ज्यादा हथियारों का निर्माण भारत में होने लग जाएगा। संयोग बस यदि 2028 तक भारत पर किसी ने हमला नहीं किया तो फिर दुनिया का कोई भी देश भारत पर कभी उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तब तक भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। इस साल भारत अंतरिक्ष में भी नए झंडे गाड़ने वाला है और बहुत से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसमें चंद्रमा, सूरज, मंगल आदि जगहों पर सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं। 2024 में भारत सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेने वाली है जिससे जनमानस में असंतोष फैल जाएगा और देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात भी बन जाएंगे। इस साल देश और दुनिया में जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर
देश के आधार पर लड़ाइयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस साल रूलिंग पार्टी के 2-3 मुख्य लोगों पर जानलेवा हमला भी हो सकता है और हो सकता है कि इसमें वह लोग मारे भी जाएं। दोस्तों, यदि बात करें प्रलय की, तो प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, पितर और देवताओं की आयु नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की आयु भी है। इस धरती, सूर्य, चंद्र सभी की आयु है। आयु के इस चक्र को समझने वाले समझते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय भी जन्म और मृत्यु और पुनः जन्म की एक प्रक्रिया है। जन्म एक सृजन है तो मृत्यु एक प्रलय है। पल प्रतिपल प्रलय होती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु शक्ति से एक ही जगह खींचकर एकत्रित हो भस्मीभूत हो जाती है। तब प्रकृति अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्मति सूक्ष्म अणु रूप में बदल जाती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। हर एक युग के अंत में प्रलय होती है। उसी के बाद में नए युग का आरंभ हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंत में हमेशा महाप्रलय होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि कलयुग का कुछ भी सतयुग में नहीं मिलेगा। वहाँ पर सब कुछ नए सिरे से प्रारंभ होता है। लेकिन कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि का भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यानी कि महाप्रलय के बाद में ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। और इस महाप्रलय के बाद ही पुनः सृष्टि का सृजन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर युग के अंत में जब प्रलय होती है तो केवल 2-3 तत्वों तक ही सीमित रहती है। लेकिन कलयुग में जो महाप्रलय होगी वह सभी 5 तत्वों में होगी, अर्थात एक एक करके 5 तत्व भी विलुप्त हो जाएंगे। यह सारी बातें समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रलय 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर है नित्य प्रलय। वेदांत और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। ये छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी। प्रत्येक मौसम या ऋतु के बदलाव के वक्त यह प्रलय होती रहती है। व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलती रहती है। इस वक्त धरती और ब्रह्मांड में प्रति सेकंड नित्य प्रलय जारी है। नंबर 2 है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय के चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यांतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर मोक्ष है। नंबर 3 पर है नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। नंबर 4 पर है प्राकृत प्रलय।
ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और पुराणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार ही शेष रह जाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती हैं। यही संकोच और विस्तार, प्रलय और सृजन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्म वामा शक्ति है क्योंकि वही विश्व का वमन करते हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका में बताया गया है कि आने वाले समय में भूकंपों की संख्या साल दर साल बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब रोज कहीं न कहीं पर भूकंप अवश्य ही आएगा और भूकंप के चलते आने वाली सुनामियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार भूकंप और सुनामी जैसी खंड प्रलयों की वजह से देश और दुनिया की बहुत सी जनसंख्या का अंत हो जाएगा। साथ ही समुद्र के अंदर शांत पड़ी हुई ज्वालामुखियां भी एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से सुनामियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी एक बार नहीं बल्कि बार बार आती ही रहेंगी। इनकी संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में लगातार परिवर्तन हो जाएगा। 2024 से सूखा पड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से फसलों का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आने वाली है। बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन अब आने वाली बाढ़ों की संख्या पहले से ज्यादा होगी और बाढ़ भी पहले से ज्यादा प्रलयकारी होंगी। 2024 में आग लगने की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी और देश और दुनिया के बहुत सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। संक्रांति और पूर्णिमा दोनों एक ही साथ पड़ेंगे, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा 15 दिन के अंदर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ेंगे, जो कि किसी बहुत ही बड़ी बुरी घटना के होने का संकेत माना जा सकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में फिर से 2 बार और पत्थर गिरेंगे। श्री मंदिर में 5 बार पत्थर गिर चुके हैं, 2 बार और गिरेंगे, जिसमें से 2024 में 1 बार गिरेगा, 1 बार और फिर बाद में गिरेगा। यानी कुल मिलाकर श्री मंदिर में 7 बार पत्थर गिरेंगे। भुवनेश्वर से लेके जाजपुर तक भैरवी का डाक सुनाई देगा और यह घटना 2024 में होने वाली है। इंदु के ऊपर बिंदु दिखाई देगा। हालांकि इंदु के ऊपर बिंदु पहले भी दिखाई दे चुका है, लेकिन पहले जो दिखाई दिया था वह भविष्य मालिका के हिसाब से नहीं था, क्योंकि भविष्य मालिका में जिस इंदु पर बिंदु की बात की गई है वह जो भी अर्धवृत्त बनेगा यानी डी बनेगा उसी के अंदर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए और इस बार ऐसा ही होगा। इंदु के ऊपर बिंदु दिखना बहुत ही नकारात्मक संकेत होगा। 2024 में श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रत्न भंडार गृह को खोला जाएगा, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे रत्न मिसिंग होंगे।
रत्न भंडार बहुत ही गुप्त तहखाना है। इसके अंदर अपार संपत्ति रखी हुई है। सरकार ने इसे कई बार खोलना चाहा, लेकिन कोर्ट ने इसे खोलने पर रोक लगा रखी है। माना जा रहा है कि 2024 में इसके खुलने की संभावना है। 2024 में मीडियम टाइप का सोलर स्टॉर्म भी आने वाला है। हालांकि इससे कोई खास ज्यादा हानि नहीं होगी। पीओके को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ेगा और हो सकता है कि पीओके को लेने के लिए भारत पाकिस्तान पर हमला भी कर दे, और यह सब कुछ बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जय पंच सखा।